हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं और इसमें हम अब तक में जो पढ़ चुके हैं वो E एंड V नियरेस्ट शॉर्ट डायपोल निकालना सीख चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं कि किसी शॉर्ट डायपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और फिर आखिरी में डायपोल इंटरेक्शन, मतलब दो डायपोल को पास में रख दिया जाए, पास में रख दिया जाए तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स या टॉर्क लगाएंगे। ठीक है ना। तो डायपोल पर लेक्चर नंबर 2, डायपोल पर लेक्चर नंबर 2, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियर of short dipole in uniform external electric field। तो देखिए ये डायपोल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है माइनस Q। ठीक है ना। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा QE और इस पर फोर्स इधर लगेगा QE। तो नेट फोर्स कितना हो गया? तो पॉजिटिव चार्ज पे कुछ फोर्स लगा, नेगेटिव चार्ज पे कुछ फोर्स लगा, टोटल फोर्स इतना हो गया, वेक्टर सम कर लिया तो ये हो जाएगा QE। और मान लो इधर x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर QE I कैप और इस पर माइनस QE I कैप, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q इंटू E वेक्टर माइनस Q इंटू E वेक्टर। E वेक्टर में चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव, कुल मिला के कितना आ रहा है, नेट फोर्स 0 आ रहा है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा। ये हमारा डायपोल है, इसकी लेंथ मान लीजिए 2L है और चार्जेस माइनस Q प्लस Q हैं। तो डायपोल पर एक टॉर्क तो लगेगा, हाँ, क्योंकि ये फोर्स F इस तरफ है, ये फोर्स F इस तरफ है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो टॉर्क कितना लगेगा वो कैलकुलेट करिए। तो हमने पहले क्या कैलकुलेट किया, नंबर 1 पे नेट फोर्स, नंबर 2 पे क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, टॉर्क, नेट टॉर्क ऑन डायपोल। तो देखिए ये 12 है, ये प्लस चार्ज है, इस पर फोर्स ऐसा लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड QE है, डायरेक्शन ऐसी है, और ये माइनस Q चार्ज है, इस पर फोर्स ऐसा लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड QE है। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस के इक्वल हैं पर डायरेक्शन अपोजिट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये डायपोल एंगल थीटा बना रहा है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इससे ये एंगल थीटा बना रहा है। तो ये इक्वल फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन विल फॉर्म ए कपल। तो ये इसको रोटेट करेंगे, और कपल की खूबी होती है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लो इन दोनों फोर्सेस का तो सेम ही आएगा, जो कपल की वैल्यू होती है, नेट टॉर्क की वैल्यू होती है। तो हमने कहा कि भाई ये जो कपल या नेट टॉर्क इस पे जनरेट हुआ है वो क्या होता है, तो 1 ऑफ द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, फोर्स इंटू ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये 2L साइन थीटा ऐसा आ जाएगा, QE इंटू 2L साइन थीटा। तो ये हो जाएगा Q इंटू 2L को
मैं क्या लिख सकता हूँ, P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये PE साइन थीटा आ गया। तो इसको हमने P क्रॉस E ऐसा लिख दिया डायरेक्शन वगैरह देखकर कि अब इसकी मैग्नीट्यूड तो PE साइन थीटा आएगी और डायरेक्शन कैसी है, तो देखिए P क्रॉस E करोगे तो P वेक्टर ऐसा, E वेक्टर ऐसा, P ऐसा और E ऐसा। तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो P क्रॉस E ऐसा आएगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर भी ये देखिए फोर्स ऐसा, ये ऐसा, तो ये इसको ऐसा घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो P क्रॉस E की डायरेक्शन, P क्रॉस E की डायरेक्शन बिल्कुल सही आ रही है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ये ट्रीटमेंट जनरली स्कूल लेवल पर इस तरीके से प्रूव कर दिया जाता है। इसी को एक और अच्छे तरीके से मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो देखिए, तो मुझे निकालना है टॉर्क ऑन शॉर्ट डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, और यहाँ पर एक डायपोल ऐसा रखा है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है। कहाँ पे? इसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इसका पोजीशन वेक्टर है, इसको मैंने कहा R प्लस, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने कहा L, तो ये L वेक्टर बना दिया मैंने। तो L वेक्टर का मतलब क्या होगा, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से बताओ। तो साहब ये होगा R पॉजिटिव वेक्टर माइनस R नेगेटिव वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये L वेक्टर है मेरा, तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से मैंने ऐसा लिखा। अब टॉर्क, नेट टॉर्क, तो इस पर भी फोर्स लगा, इस पर भी फोर्स लगा, दोनों का टॉर्क लीजिए पॉइंट O के अबाउट। तो नेट टॉर्क कितना आएगा, तो साहब मैंने O के अबाउट नेट टॉर्क लिखा, ये आएगा R क्रॉस F, R क्रॉस F नेगेटिव चार्ज वाले फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर को कंसीडर करके उस पर लगने वाला फोर्स का टॉर्क मैंने लिया। इधर लगेगा फोर्स, उसका टॉर्क लिया। फिर मैंने दूसरे वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क लिया, R क्रॉस F किया, ठीक है। अब मैंने फोर्सेस की वैल्यू रखी, तो ये फोर्स आएगा Q नेगेटिव इंटू E वेक्टर प्लस R प्लस क्रॉस प्लस Q इंटू E वेक्टर, ये फोर्स आ गया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से Q और E कॉमन आ रहा है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहले लिखा है उसको पहले लिखना पड़ता है, तो R प्लस माइनस R माइनस क्रॉस Q इंटू E ऐसा लिख सकता हूँ। इस Q को, स्केलर को तो मैं यहाँ भी ला सकता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ ले आया। अब R प्लस माइनस R माइनस क्या है, तो ये L वेक्टर है, और Q इंटू L वेक्टर क्या है, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इस प्रकार मैंने नेट टॉर्क P क्रॉस E कैलकुलेट कर लिया। तो ये एक ज़्यादा बेटर टेक्निक है। तो अब समझिए
P का E के साथ एंगल डिटरमाइन करेगा कितना टॉर्क लग रहा है। मान लीजिए E ऐसा है और P का एंगल थीटा विथ E 0 है। एक सिचुएशन ये हो सकती है, ये P ऐसा है। एक सिचुएशन हो सकती है साहब 90 डिग्री है इनके बीच में एंगल, P और E के बीच में। एक हो सकती है 180 डिग्री है साहब P और E के बीच में एंगल, और एक हो सकती है इस प्रकार से 270 डिग्री। तो PE साइन थीटा मैग्नीट्यूड के हिसाब से यहाँ साइन 0 होता है, तो टॉर्क कितना होगा 0। इसी प्रकार से साइन 180 भी 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू 180 के लिए यहाँ पर भी टॉर्क 0 होगा। जबकि यहाँ पे 90 है, थीटा 90 है, तो यहाँ साइन 90 1 होता है, तो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा कितना PE मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन ऐसी होगी। यहाँ थीटा कितना है, थीटा है यहाँ 270, तो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, और मैग्नीट्यूड यहाँ मैक्सिमम होगी कितनी P इंटू E। डायरेक्शन कैसे निकाली, तो 270 डिग्री एंगल नहीं लेते अपन, जब ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं ना, तो उसमें एंगल कौन सा लेते हैं अपन, एक्यूट वाला। तो जब आप P क्रॉस E करोगे तो ये इस तरीके से घूमेगा, फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ घुमाओ, ठीक है। अब जहाँ टॉर्क 0 है वो क्या बनेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये भी हमें समझ में आया कि नेट टॉर्क 0 तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहाँ पाया जाएगा, इन दो पोजीशन पर पाया जाएगा। जबकि ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो चलिए इतनी बात अपन टॉर्क के बारे में समझ गए। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर डायपोल मोमेंट वेक्टर है, या तो थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट वेक्टर P एंड E दोनों देता है ये टॉर्क 0, दोनों क्या हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि इस पोजीशन में अगर आपने इस डायपोल को थोड़ा सा इधर डिफ्लेक्ट किया तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इस पर ऐसा फोर्स लगेगा कि ये जो टॉर्क क्रिएट करेगा ये इसको वापस अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण लगा टॉर्क है। इसी प्रकार से अगर आपने इसको इधर डिफ्लेक्ट किया, ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो टॉर्क है ये इस प्रकार का आएगा, जो इसको वापस से इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में थीटा इक्वल टू 0 पे रेस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसके अपोजिट इसमें देखें अगर अपन कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपने इस डायपोल को थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाया तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऐसा लगेगा और इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगेगा। तो ये कैसा टॉर्क देगा, क्लॉकवाइज। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने इसको डिफ्लेक्ट किया उसी डायरेक्शन में ये आगे जाने लगेगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की निशानी है। ऐसे ही आप चाहो तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। आपने इसको डिफ्लेक्ट किया था थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज, और जो टॉर्क जनरेट हो रहा है इन फोर्सेस के कारण वो भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो जिस डायरेक्शन में आपने डिफ्लेक्ट किया उसी डायरेक्शन में ये चलता बनेगा। तो हम ये समझ पाए कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन देता है जब P
वेक्टर ई वेक्टर के अलॉन्ग होता है। मतलब कि आप इसको किसी भी पोजीशन से छोड़ो, ये कोशिश करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की। ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे जाएगा, ऐसे छोड़ोगे तो ये क्लॉकवाइज चल के वापस से स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करने की कोशिश करता है। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके हम छोड़ें तो वो डायपोल ऑसिलेट करने लगेगा। भाई टॉर्क के कारण, जैसे इसको यहाँ से छोड़ा, टॉर्क के कारण जब ये इस पोजीशन में आएगा तो यहाँ पर इसके पास एंगुलर स्पीड होगी तो ये आगे निकल जाएगा, तो फिर टॉर्क ऐसा लगने लगेगा रेस्टोरिंग, तो ये एंगुलर रिटार्डेशन क्रिएट करेगा टॉर्क, उससे ये कहीं रुकेगा फिर वापस आएगा, तो ये इस प्रकार से यहाँ ऑसिलेट करने लगेगा। और अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा छोटा हो तो ये SHM करने लगेगा। तो उसका टाइम पीरियड निकाल के बताओ, ये अगला क्वेश्चन। तो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एंगुलर SHM ऑफ ए शॉर्ट डायपोल। तो एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड इमेजिन करिए जिसका कि मैग्नीट्यूड E है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से इलेक्ट्रिक डायपोल को स्मॉल एंगल थीटा पर हम एनालाइज कर रहे हैं। चार्ज वही है Q एंड माइनस Q, तो इस पर फोर्स ऐसा लगेगा, इस पर फोर्स ऐसा लगेगा, तो जो रेस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा वो होगा P क्रॉस E, और ये इसको रेस्टोर कर रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ला रहा है। इट इज ट्राइंग टू रेस्टोर इट टू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड अगर अपन निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड PE साइन थीटा होगा, और चूंकि थीटा छोटा है तो इसको अपन PE थीटा ऐसा लिख सकते हैं। अब टाउ क्या होता है? I अल्फ़ा, तो I अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड PE थीटा के बराबर हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो थीटा था ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा है? उसके अपोजिट क्लॉकवाइज। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि I अल्फ़ा वेक्टर अगर मैं लिखूँ तो ये माइनस PE थीटा। अब देखिए टॉर्क अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के प्रोपोर्शनल हो तो ये SHM की निशानी है, और टॉर्क का जो वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंटेशन करें तो टॉर्क इस माइनस थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो सही बात है, थीटा अगर अपना एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू मुझे मिला माइनस PE अपॉन I थीटा। गौर से सुनना भैया, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM से कंपेयर किया तो मुझे ओमेगा की वैल्यू मिली अंडर रूट PE अपॉन I, और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन T। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई अंडर रूट I अपॉन PE। ये जो टॉर्क है ये टाउ से शो किया है, ये कपल है एक्चुअली, कपल। किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, नेट टॉर्क या कपल उतना ही आएगा। अब I कितना रखना है? तो डायपोल मोमेंट P तो हमको समझ में आता है Q इंटू D, पर ये डायपोल बनाया कैसे, जरा इस पर विचार करो। तो साहब एक यहाँ पर पॉइंट चार्ज था, एक बॉल थी छोटी सी, एक ये बॉल थी छोटी सी, इसके मासेस m, ठीक है, और ये रॉड लाइट रिजिड नॉन कंडक्टिंग रॉड, इसका मास m0 और लेंथ l।
और एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर बीचों बीच में है तो बहुत अच्छी बात है, बीचों बीच में नहीं है मान लो यहाँ पर हिंज करा अपन ने और इस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया इसको, तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करने वाली है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे? तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, मास m1 और इसको m2 कर देता हूँ और इस डिस्टेंस को मैं L1 कह देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इस डिस्टेंस को मैं L2 कर देता हूँ, ठीक है ना। और L1 प्लस L2 कितना है? टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। तो इस हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम कैसे लिखोगे, जो कि यहाँ पुट करना पड़ेगा आपको। तो हम लिखेंगे इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 इंटू L1 स्क्वायर, इस पॉइंट मास का इस हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 इंटू L2 स्क्वायर, और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। तो इसके अबाउट लिखने के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगी कि साहब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? तो मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m L स्क्वायर अपॉन 12, और उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस अगर d है तो प्लस m d स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। अब d कैसे निकालोगे? तो d देख लेना कैसे निकलेगा, जो भी वैल्यूज़ दी हों उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये d है, तो L1 L2 के टर्म्स में d निकल जाएगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बताओ d कैसे निकलेगा? तो L2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये L2 है, इस L2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो d आएगा। तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? इतना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये क्या है? ये L अपॉन 2 है, तो समझ लो d कितना है? L2 माइनस L अपॉन 2। तो ये कितना आया? L2 माइनस L1 अपॉन 2। तो वहाँ पर फिगर देखकर काम करना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए, यहाँ पर भी हो सकती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन टॉर्क तो उतना ही आएगा। देखो टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो टॉर्क निकालने के लिए तो ये सीधा सच्चा फार्मूला है साहब, ये वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो आपके डिस्टेंस, अगर ये लेंथ L है तो ये L साइन थीटा जो होना वही होना है, तो फोर्स इंटू L साइन थीटा उतना ही आने वाला है। टॉर्क तो उतना ही आएगा, पर किस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराया जा रहा है इसका भी ध्यान रखना। मिड पॉइंट के अबाउट जनरली कराया जाता है, तो फिर ये वाली टर्म नहीं आएगी। मिड पॉइंट के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 लगा देंगे, ख़त्म बात। ये L1 जो है L/2 हो जाएगा, L2 भी L/2 हो जाएगा, और वो सिंपल हो जाएगा। तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉन्शियस कर दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, नाउ वर्क डन एक्सटर्नल अगेंस्ट electric force to rotate dipole, electric dipole from angle theta 1 to angle theta 2 with uniform external इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो देखिए ये E है और ये डायपोल है और ये एंगल थीटा है। अब इस पर
इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण टॉर्क कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण अपने आप लगने वाला रेस्टोरिंग टॉर्क है। पर आप इसको और रोटेट करना चाहते हो θ1 से θ2, तो आपको इसके अगेंस्ट कम से कम इतना ही एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तब इसको आप स्लोली रोटेट कर पाओगे। तो जो वर्क डन एक्सटर्नल होगा वो होगा, छोटा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन लिख रहा हूँ मैं, टाउ एक्सटर्नल डॉट डी थीटा। तो वर्क डन एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो ये कितना आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड, टाउ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड तो टाउ इलेक्ट्रिक के बराबर ही आना है। तो इस पोजीशन पर जब भी थीटा एंगल बना रहा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड पी ई साइन थीटा होगा, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, डायरेक्शन अपोजिट है, इंटू डी थीटा इंटू कोसाइन ऑफ डॉट प्रोडक्ट है ना, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा थीटा। तो बताइए टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, टॉर्क की डायरेक्शन ऐसी है, और डी थीटा, तो ये थीटा ऐसा है, तो इंक्रीजिंग थीटा की डायरेक्शन में ही डी थीटा की भी डायरेक्शन आती है। ये दोनों एक्सियल वेक्टर है, टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टॉर्क एक्सटर्नल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, डी थीटा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, या राइट हैंड रूल से कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। और कहाँ से कहाँ तक रोटेट करना है, θ1 से θ2। तो देखो cos 0 तो 1 हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना आया, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस पी ई कॉस थीटा 1। भाई पी ई साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस पी ई कॉस थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस पी ई कॉस थीटा में पहले अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट रखी, तो ये मुझे ऐसा दिख रहा, माइनस पी डॉट ई फाइनल माइनस पी डॉट ई इनिशियल। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि दिस एक्सटर्नल वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है माइनस पी डॉट ई, अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए वर्क डन एक्सटर्नल का फार्मूला फिर कितना आसान हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस पी ई कॉस थीटा 1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में याद रखना, मैं अभी प्रूव करने जा रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस पी ई कॉस थीटा होती है इस पोजीशन में, जब वो थीटा एंगल बना रहा हो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल, ठीक है ना। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। तो साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस है तो है, और हमने डायपोल को मान लीजिए इस पोजीशन में रखा। कैसे रखा, पहले तो था नहीं, हाँ तो ये प्लस क्यू चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेकर आए, फिर इस माइनस क्यू चार्ज को भी हम इनफाइनाइट से लेकर आए, और हमने यहाँ रखा।
तो सोचो कि इसको लाने में अगर अपन ने W एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स W वर्क डन किया होगा, तो इसको लाने में जो अपन वर्क डन एक्सटर्नल करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स वो -W होगा। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन कितना हुआ, 0। तो इस पोजीशन को जब ये एंगल थीटा इक्वल टू 90 है या 270 हो, तो इस पोजीशन में जो एक्सटर्नल वर्क डन है इट इज़ स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम विच इज़ रिकवरेबल। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानेंगे इस पोजीशन में फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल और यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो सेम है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक अपन ने लाइन ड्रॉ करी, तो ये इक्वी पोटेंशियल लाइन होगी ना। तो इस पर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, +Q इंटू वी। और इसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल तो V है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पॉइंट चार्ज एट दिस लोकेशन इतना, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस -Q चार्ज इतना। तो ये कुल मिला के आया 0, ऐसे समझ लो। अब किसी और पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी लिखना बताओ। ये तो आपने रेफरेंस मान लिया कि थीटा इक्वल टू 90 पर आपको पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना है। तो थीटा इक्वल टू थीटा पर कितनी होगी, तो थीटा इक्वल टू थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इसको रोटेट करो, रोटेट करोगे तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, इंटीग्रल टाउ डॉट डी थीटा करेंगे। 90 डिग्री पर अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना है और थीटा तक अपने को पहुंचना है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ये एक्सटर्नल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ dW एक्सटर्नल इज इक्वल टू du वर्क डन एक्सटर्नल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये जाएगा टाउ एक्सटर्नल डी थीटा, और इनके बीच में एंगल कितना, 0। कहाँ से कहाँ तक, 90 से थीटा तक। ये 90 पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और थीटा पर हमें निकालना है। तो u - 0 इज इक्वल टू इंटीग्रल 90 डिग्री टू थीटा डिग्री। टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू टाउ P क्रॉस E PE साइन थीटा डी थीटा। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होगा। तो माइनस भी अपन ने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 होता है 0, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया -PE कॉस थीटा, जहाँ की थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P एंड E। तो ऐसा बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ -P डॉट E, तो अपने आप PE कॉस थीटा हो जाएगा। तो कितना इंटरेस्टिंग है, देखो ना, टॉर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब उसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर या जूल। पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस, जूल। तो ये -PE कॉस थीटा है और टॉर्क कितना, PE साइन थीटा है। एक है P क्रॉस E और एक है -P डॉट E। तो ये दो एक्सप्रेशन निकल कर जो आए ना, इनको आप अलग से दिमाग में बिठा लो। क्या टॉर्क होता है P क्रॉस E और पोटेंशियल एनर्जी होती है -P डॉट E। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एक्सप्रेशन, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल दिया, ठीक है। अब मैं कुछ बात ऐसे ही जेईई एडवांस के बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जेईई एडवांस के लिए एक्स्ट्रा बात है ये कि भाई एक बात बताओ, EX क्या था, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या था -∂V/∂x, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ कि अगर डेल्टा x स्मॉल हो
तो हम डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो हाँ लिख सकते हैं। डेल्टा एक्स जब टेंडिंग टू जीरो होगा तब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं, पर डेल्टा एक्स स्मॉल होगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लाना चाह रहा हूँ, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा? माइनस पी ई कॉस थीटा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये डिस्टेंस L है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, ये डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है। यहाँ पर इस लोकेशन पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V प्लस है एट द लोकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द लोकेशन ऑफ माइनस Q चार्ज को मैंने V माइनस कहा। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी प्लस प्लस माइनस Q इंटू वी माइनस। तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ Q इंटू वी प्लस माइनस वी माइनस, मतलब ये डेल्टा V हो गया। इफ़ यू मूव अलॉन्ग दिस L वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर, तो ये नेगेटिव चार्ज की लोकेशन से पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन तक गए तो इतना चेंज इन पोटेंशियल आया डेल्टा V। इसको मैंने Q इंटू डेल्टा V ऐसा समझा मन ही मन। कितना चला मैं? L। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये है डेल V बाय डेल L इंटू L, V फाइनल माइनस V इनिशियल डेल्टा V को मैंने ऐसे लिख दिया। अब डेल V बाय डेल L क्या होगा? तो ये एंगल है मान लो थीटा, तो E का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? E cos थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q इंटू E cos थीटा इंटू L। देखो क्या बन रही है बात, Q इंटू L क्या हो जाएगा? P। तो ये हो गया पी ई कॉस थीटा, जहाँ की थीटा क्या है? अच्छा एक चीज़ और, डेल वी बाई डेल एल क्या होगा? माइनस ई कॉस थीटा होगा। ई एक्स इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स है, तो एक माइनस साइन भी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा। तो मुझे तो रटा हुआ है ना पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, माइनस पी डॉट ई आना चाहिए, तो आ गया। तो ये एक तरीका हुआ, अच्छे लैंग्वेज में जो लोग इरेडो पढ़ रहे हैं वो समझेंगे मेरी बात को, उसमें इस प्रकार से डिराइव किया हुआ है। तो ये देखकर आपको अच्छा लगेगा, एक अल्टरनेट आपके पास डेरिवेशन तैयार हो गया। चलो वापस से अपन नॉर्मल बात में आ जाते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है और हमारा जो डायपोल मोमेंट है यहाँ पर ऐसा ये एंगल थीटा बना रहा है 0, फिर अब थीटा हो गया है P का E के साथ एंगल कितना 90, फिर ये हो गया है थीटा इक्वल टू 180, फिर यहाँ हो गया है थीटा इक्वल टू 270 और 360 का मतलब तो वापस से यहीं आ जाएंगे। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मुझे याद आ गई, आपको याद आई। और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अनस्टेबल है पर इक्विलिब्रियम तो है ना। हाँ, यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा? 0। यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा? 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैक्सिमम कितना? पी ई साइन 90। और यहाँ पर टॉर्क का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा कितना? वही पी ई। पोटेंशियल एनर्जी वो तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे,
थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो cos 0 1, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पी ई, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई। फिर थीटा 90 रखोगे तो cos 90 0, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0। फिर थीटा इक्वल टू आपने रखा 180, तो cos पाई माइनस 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी ई। और फिर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि cos 270 0 हो जाएगा। तो देखिए जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन होती है ना, वहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन में आया, और जहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आया। देख सकते हैं आप। तो ये तो एक साधारण सा इन्फरेंस अपन ने निकाला, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अपने को निकालना है फाइंड फोर्स ऑन शॉर्ट डायपोल जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज Q। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q है और यहाँ पर डायपोल रखा है और इसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस x है, ठीक है। यहाँ पर चार्ज Q माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q, और ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस ऑफ डायपोल ये मान लो 2L है, ठीक है। तो P कितना होगा? P होगा Q इंटू 2L। अब इस डायपोल पर इस पॉइंट चार्ज Q के कारण कितना फोर्स लगेगा? तो देखो ये माइनस पर फोर्स इधर लगेगा अट्रैक्शनल, और इस पॉजिटिव को ये पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो ये जो पॉजिटिव पर लगा फोर्स F प्लस और ये जो नेगेटिव पे लगा फोर्स F माइनस, तो कौन बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में? F माइनस। क्यों? क्योंकि ये नज़दीक है इस Q से। तो नेट फोर्स कैसा आएगा? ऐसा। ये हम समझ पा रहे हैं। अब सोचो कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो एक्सियल पोजीशन पे होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। तो जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये जो फोर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज एंड दीज टू चार्जेस और बिटवीन दिस एंड दिस चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो यहाँ पर ये जो फोर्स आएंगे ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। तो बजाय कि डायपोल पर F माइनस और F प्लस कैलकुलेट करके उसका डिफरेंस निकालो, क्यों ना अपन इस पर निकाल दें, क्योंकि इस पर E की वैल्यू हमको पता है यहाँ पर कितनी होती है E, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर 2 kp अपॉन x क्यूब। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? कैपिटल Q इंटू E। तो इस पर जो फोर्स लगेगा F वही इस पर भी लगने वाला है, वही हमारा आंसर है। तो आंसर हो जाएगा 2 kp Q अपॉन x क्यूब। या अगर आप चाहो तो अलग से नेट फोर्स निकालना हो तो ये F माइनस पर जो लग रहा है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना जो प्लस Q पर लग रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड है वो पता पड़ जाएगी, और डायरेक्शन तो हमें पता है लेफ्टवर्ड है। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर E इसके कारण कितनी होगी? KQ अपॉन x माइनस L होल स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट करा हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q, डायरेक्शन तो हम अलग से समझ रहे हैं, और इस पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? KQQ अपॉन x प्लस L होल स्क्वायर। अंडर कंडीशन L इज़ वेरी वेरी लेस देन x। शॉर्ट डायपोल है तो इसमें LCM लेंगे तो कितना आएगा? LCM आएगा x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेज टू पावर 2। ऊपर KQQ कॉमन आ जाएगा,
तो 2xl माइनस माइनस प्लस 2xl 4xl हो जाएगा। अब इस l को तो अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन वापस से ये वाला बन जाएगा। यहाँ पर x⁴ हो जाएगा तो एक x कटेगा तो x³ बचेगा, और 2 उसमें से छोड़ दो तो 12 इंटू स्मॉल q मिलकर बन जाएगा p, और kq एज इट इज़। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरी सिचुएशन देखो कि अगर मान लो ऐसा रखा है डायपोल, यहाँ पर +q, यहाँ पर -q, और इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन पर यहाँ पॉइंट चार्ज q रखा है एट ए डिस्टेंस x। तब बताओ इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो इस पर निकालना थोड़ा लंबा जाएगा, इसके कारण इस पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी। तो अपन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिन करो, पॉजिटिव से निकलकर ऐसे नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कितना आएगा, kp/x³। तो इस पर फोर्स कितना आएगा, q × e, मतलब kpq/x³। अब इस पे फोर्स अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो डायपोल पर फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। प्रॉब्लम तब आएगी जब इस पे टॉर्क निकालना हो। टॉर्क निकालना होगा ना तो आपको उसमें जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन समझना पड़ेगी। देखो ये जो है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन है रिपल्सिव, और यहाँ ये फोर्स की डायरेक्शन है अट्रैक्टिव। इसको मैंने कहा ये F0 है, ये भी F0 है, क्योंकि वो F अलग अपन बात कर चुके हैं। तो ये F0 और ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, तो F0 cos थीटा और इधर से F0 cos थीटा मिलके देगा कपल, और F0 sin थीटा ऊपर, F0 sin थीटा भी ऊपर, ये दोनों मिलके देगा नेट फोर्स। तो समझना, नेट फोर्स अगर आपसे पूछेगा ना तो आप लिखोगे F0 sin थीटा उसका ऊपर वाला कंपोनेंट और F0 sin थीटा इसका ऊपर वाला कंपोनेंट मिलाकर 2F0 sin थीटा, ये अपवर्ड हो गया ऑन डायपोल। और अगर टॉर्क पूछेंगे, नेट टॉर्क, तो ये हो जाएगा 1 ऑफ द फोर्स, कपल है ये, 1 ऑफ द फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो इस डिस्टेंस को मैंने d कहा, तो P मेरा क्या हो जाएगा, Q × d। तो डिस्टेंस कितनी है, d, ये मेरा कपल हो जाएगा। अब F0 कितना, उसकी वैल्यू रखो और नेट टॉर्क, नेट फोर्स कैलकुलेट करो। तो बताओ भैया F0 कितना होगा। तो साहब F0 की वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच में है kq/, डिस्टेंस कितना, ये x है, तो ये x² + d²/4, ये फोर्स की वैल्यू हो गई, जो कि नियरली इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, kq/x²। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में ये वैल्यू डालो और साइन थीटा को क्या लिखेंगे, d/2/नियरली x। तो यहाँ नेट फोर्स अगर हम जाएंगे कैलकुलेट करने, तो ये 2F0 साइन थीटा है। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर, मतलब d/2 और हाइपोटेन्यूज। तो ये d/2/नियरली x, तो ये कितना आया। तो देखिए यहाँ से q × d को अपन क्या लिख सकते हैं, q × d को अपन क्या लिख सकते हैं, p, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, kpq/x³।
वो तो वैसे ही आ गया था सिंपल तरीके से। नेट टॉर्क निकाला, ये तो फोर्स आया, नेट टॉर्क कितना आएगा, तो ये एफ नॉट कितना है अभी निकाला था, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना होगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो नियरली 1 ही है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है इस x के तुलना में। तो अपन कॉस थीटा की वैल्यू 1 लिख दें और इंटू डी, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा के क्यू इंटू पी अपॉन एक्स स्क्वायर, के पी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके नेट फोर्स, नेट टॉर्क निकाला जा सकता है। तो भाई लेक्चर 2 ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पर अपन एंड कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पर लगने वाला फोर्स, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। पॉइंट चार्ज के पास भी हमने कंसिडर कर लिया एक केस। अब नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, हम डायपोल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। मतलब 2 डायपोल रखे होंगे, चाहे जिस भी पोजीशन में रखे हों, और उनके बीच लगने वाला फोर्स, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।